तालाब किनारे तीन बहुओं की खेती और पकवान। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे बेटा, इस घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है, खाने को तुझे कहाँ से कुछ ला कर दो। अब तो लोगों से मांगने में भी शर्म आती है। पता नहीं इस घर में ऐसा कब होगा जब हम चैन से सांस ले पाएंगे। अरे शारदा, धीरे बोल, कहीं बाहर के लोग ना सुन ले। और वैसे भी कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, पिछले कई साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। आज तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ। आपके तीनों लाडले बेटे कमाने के नाम पर कुछ नहीं लाते हैं इस घर में। चैन की सांस लेना अब कब नसीब होगा पता नहीं। दीदी बिल्कुल सच कह रही है मम्मी जी। आपके बेटों को तो बस बरगद के नीचे ताश खेलना आता है। उनसे काम का नाम लो तो पीठ दर्द शुरू हो जाता है। बहस करने से पेट नहीं भरेगा दीदी, दोपहर ढल रही है। चलो सब तालाब पर चलते हैं, कपड़े भी धोने और मुंह हाथ धोकर जरा इस भयंकर गर्मी से राहत भी मिलेगी। चलो अमित, तुम भी साथ चलो। निष्ठा के इतना कहने के बाद तीनों बहुएं और अमित घर से निकलकर तालाब की ओर जाते हैं, जहां गांव का मछुआरा रोज की तरह नाव में सवार मछलियां इकट्ठा कर रहा था। तभी अमित मछुआरे से कहता है, मछुआरे चाचा, मुझे भी एक मछली दो ना। तेरी मम्मी घर ले जाकर बहुत अच्छी मछली बना देगी। जब मछली बन जाएगी तो आप भी हमारे घर है ना, आप दोनों लोग साथ में बैठकर मछली खाएंगे। अरे बेटा, तुम तो बहुत प्यारी बातें करते हो, लेकिन इस गर्मी में मछली पकड़ने में मेहनत लगती है, इसलिए मछली चाहिए तो पैसे देने होंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं चाचा, मेरे पास इस मछली को खरीदने के पैसे नहीं है, आप पैसे ही मुझे दे दीजिए। बिना पैसे के तो नहीं मिलती है बेटा, ये मछली ये मेहनत का सौदा है। अमित को इस हाल में देखकर तीनों बहुएं उदास थी। तभी मछुआरा उनसे कहता है, अरे बहनों, आप सबके हाथ पैर तो सलामत हैं, मेहनत करो तो सब कुछ मिलेगा। अरे मुफ्तखोरी की आदत अच्छी नहीं है। अपने घर के मर्दों से कहो कि कुछ कमाएं, मर्द बनकर घर चलाएं। अमित बेटा, यहाँ आ चुपचाप मेरे पास खड़े हो जा। वो चाचा बिल्कुल सही कह रहा है। हम इस तरह मांग मांग के नहीं खा सकते। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना आज के बाद भी। क्या करे दीदी, हमारी तो फूटी किस्मत है। मेहनत हमारे घर वालों से होती नहीं है। सुबह से शाम तक बस निकम्मापन भरा है उसमें। कभी धूप का बहाना तो कभी बदन दर्द का बहाना, और सजा हम लोगों को मिल रही है। हम सब यहाँ भूखे हैं और वो चैन की बीड़ी फूंक रहे हैं। मेरा तो भाग्य फूटा था जो मैं इस घर की बहू बनकर आ गई। रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गई हूँ। तभी निष्ठा का ध्यान ऐसी तपती गर्मी में अपने पास हरी भरी घास में जाता है और वो शारदा से कहती है, अरे दीदी, इसमें भाग्य को क्यों कोसना। और मछुआरे की बात सही है, हमें कुछ करना होगा। क्या पता जिस तरह पूरे गांव में सूखा पड़ने के बाद भी जमीन में हरियाली है, उस तरह हमारे यहाँ भी हरियाली आ जाए। ये लो, अभी नहीं आए, 4 दिन हुए हैं और दिमाग चलाने लगी। अरे ऐसे दिमाग चलाने से अच्छा है हाथ चलाओ, अभी घर भी जाना है। दीदी निष्ठा सही कह रही है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो इस तरह तो घर का चूल्हा बंद पड़ जाएगा। इसके बाद तीनों बहुएं और अमित घर आते हैं और धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। तीनों बहुएं रसोई घर के चूल्हे के पास बैठी होती हैं। तभी उनकी सास कमला आती हैं और शारदा से कहती हैं, बेटा ये लो, 1 आलू और 3 मिर्ची और इसकी सब्जी बना लो, रात के खाने का वक्त हो रहा है। अरे माँ जी, ये 1 आलू और 3 मिर्ची खा के कब तक जिंदा रहेंगे? मेरे बच्चे के आंसू आपको दिखाई नहीं देते? आप ससुर जी को क्यों नहीं कहती हैं कि उनके पास जो पैसा है वो हमें देते, ताकि इस घर में 2 वक्त की रोटी अच्छे से नसीब हो पाए? अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता तो इस गरीबी में गुजारा नहीं करते, और मैं अपने पोते को इस तरह भूखा नहीं देख पाती। रहने दीजिए माँ जी, मुझे नीलम आंटी ने सब बताया हुआ है कि तेरे ससुर के पास रखा हुआ पैसा है और वो लोग बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी कमला के तीनों बेटे बाहर मजदूरी करके घर आते हैं और घर के कमरे में जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अरे बाप रे, बड़ी भयंकर गर्मी है आज। इस कमरे के अंदर बैठना तो नरक में रहने जैसा आफत हो गया है। हाँ भैया, ऊपर से ये चूल्हा अंदर जलता है तो पूरी कोठरी भट्टी जैसी तप जाती है। उमस के मारे दम घुट रहा है, हवा का एक झोंका नहीं आ रहा है। अरे माँ, ओ माँ, ये इतना धुआं और गर्मी क्यों हो रही है इस घर में? बाहर तो बहुत ठंडा मौसम है। तीनों भाइयों की ये बातें सुन के पूजा कहती है, देखो, इनके लिए हम गर्मी में खाना बना रहे हैं और इन्हें गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसा बहुत काम करके आए हैं।
मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना चूल्हा बाहर खुले आंगन में कर लेना चाहिए, क्योंकि अंदर चूल्हा जलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हवा रुक जाती है। अगर हम चूल्हा बाहर कर लेंगे तो कम से कम यहाँ अंदर इतनी उमस तो नहीं होगी, हम रात को चैन से तो सो पाएंगे। निष्ठा, आज तुमने एक बात बिल्कुल सही कही। हम दिन में चूल्हा नहीं जलाएंगे, सुबह शाम बाहर ही सारा काम निपटा लेंगे, कमरा ठंडा रहेगा। अरे वाह, चलो कम से कम एक बात पर तो मेरी तीनों बहुओं का एक ही विचार रहा, वरना तो तुम तीनों तो हमेशा अलग अलग भागती हो। जब तुम तीनों मिलकर कह रही हो तो अब तो करना ही पड़ेगा चूल्हा बाहर। कल सुबह ही आंगन में नया चूल्हा जमा देते हैं। इसके बाद सारा परिवार घर के आंगन में बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी हरीराम कहता है, अरे वाह, आज का पानी तो बहुत ठंडा है। रोज तो जैसे पानी उबल रहा होता है, आज पानी में बर्फ मिला दिया है क्या? अरे पापा जी, ये तो आपकी छोटी बहू निष्ठा का कमाल है। इसने आज मटके में पानी भरते वक्त उस पे बोरा बांध लिया था। हाँ, इसका दिमाग इधर उधर भले लगा रहता है, लेकिन होशियार है, नए नए आइडिया लेकर आती है। अरे वाह बहू, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। काश हमारे बच्चों में भी ये समझ होती। अब इस उम्र में मेरा बदन और जोड़ों में दर्द होता है, नहीं तो मैं ही कुछ काम करता। ले दे के बस हमारे पास वो तालाब की जमीन है। तभी अमित अपने माँ शारदा के पास बैठा खाना खा रहा होता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी, हमारे घर में मछली कब बनेगी? तालाब वाले चाचा के पास बहुत बड़ी मछली थी, मुझे मछली खानी है। अब ये मैं नहीं जानती बेटा कि कब बनेगी। हमारे नसीब में मछली कहाँ, अपनी पापा से लोगों से पूछ कब बनेगी, वही ला सकते हैं। उन्हीं से पूछो कि वो अपने बेटे को कब मछली खिलाएंगे। अरे पापा, चाय तालाब से चुरा कर लाए या बाजार से, पर अभी पैसे नहीं है। चुपचाप जो पतली दाल रोटी मिली है खाओ और सो जाओ, ज्यादा जिद मत करो। अरे बच्चे को क्या डांट रहा है? खुद तो तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, सारा दिन बस बरगद के पेड़ के नीचे बीड़ी पीते रहते हो। अरे रहने दो कमला, मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी है कि इस घर में कभी लक्ष्मी भी आएगी। सारा परिवार रूखा सूखा खाना खा के सो जाता है और देखते ही देखते सुबह का सूरज निकल आता है और रोज की तरह तीनों बहुएं और अमित तालाब की ओर जाने लगते हैं। तभी निष्ठा कहती है, दीदी देखो, इस मिट्टी में कितनी नमी है। पूरे गांव में पानी की किल्लत है, पर तालाब के पास की इस जमीन पर कुदरत की मेहरबानी है। अगर हम यहाँ थोड़ी सी मेहनत करें और कुछ सब्जियाँ उगाना शुरू करें तो कम से कम हमारे घर के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो निष्ठा, हमारे घर के पुरुष तो बस आराम फरमाना जानते हैं, पर हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तुम दोनों की हिम्मत देखकर मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। मैं बड़ी बहू होकर सिर्फ रोना रो रही थी और तुम दोनों ने रास्ता भी ढूंढ लिया। नहीं, मैं सिर्फ बैठूंगी नहीं, अब तुम दोनों के साथ इस जमीन को खोदूंगी हम, ताकि मेरा बेटा अमित भूखा ना सोए। मम्मी मम्मी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इस डंडे से मिट्टी खोदूंगा, फिर हम बहुत सारी गाजर और टमाटर उगाएंगे ना मम्मी? मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ अमित, हम यहाँ टमाटर भी उगाएंगे और हरी मिर्च और हर तरह की सब्जी उगाएंगे। चलो दीदी, सबसे पहले जमीन से ये जंगली झाड़ियों को साफ करते हैं। पूजा दीदी, आप उस तरफ से सूखी लकड़ियाँ हटाओ और मैं यहाँ से कंकड़ निकालती हूँ। निष्ठा का ये हौसला देख के पूजा और शारदा काम से हाथ बटाने लगती हैं। तभी पूजा कहती है, ये काम थोड़ा मुश्किल है, पर निकम्मेपन के तानों से तो बहुत बेहतर है। आज हमारे हाथों में छाले भी पड़ जाए ना तो परवाह नहीं, कम से कम रात को सुकून की नींद तो आएगी कि हमने अपनी जिंदगी बदलने के लिए पहला कदम उठाया है। सच कहा पूजा, लाला की दुकान पर जब राशन उधार मांगने जाओ तो वो जिस नज़र से देखता है वो याद करके मेरा खून खौल जाता है। अब हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेंगे। दीदी, अभी इधर उधर की बातें छोड़कर काम में ध्यान दीजिए। तब तक मैं घर से खुरपी लेकर आती हूँ ताकि हम छोटी छोटी क्यारी बना पाए। हाँ निष्ठा, तुम जाओ, तब तक यहाँ का बाकी काम हम देख लेंगे। और जरा जल्दी आ जाना, अभी क्यारी बना के बीज भी डालने होंगे। इसके बाद निष्ठा घर की तरफ जाती है और वहां पहुंचकर घर के एक कोने में रखे खुरपी को उठाती है और तालाब पहुंचकर शारदा और पूजा से कहती है, दीदी ये देखो, बाबा जी का पुराना खुरपी घर के कबाड़ में पड़ा हुआ था, मैंने साफ कर दिया है। अब इससे इस जमीन को खोदकर छोटी छोटी क्यारियां बनाएंगे। पानी तो ठीक पास में तालाब का ही है, तो सींचने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लाओ निष्ठा, पहला बार मैं करती हूँ। वैसे भी तुझे पता है कि मैं बहुत शुभ हूँ, इसलिए शुभ काम में ही शुरू करती हूँ। तभी पूजा, निष्ठा और शारदा मिट्टी को खोदने लगती हैं और थोड़े वक्त बाद जमीन के चारों तरफ क्यारियां बना देती हैं, जो कि बहुत प्यारी लगती हैं देखने में। वाह पूजा चाची, आप लोगों ने तो बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी क्यारी बना दी, बहुत प्यारी है सच में। हाँ अमित, तू सही कह रहा है, ये बहुत प्यारी क्यारियां हैं, ये और प्यारी लगेंगी जब इसमें
सारे सब्जियां के बीज डलेंगे और हरी भरी सब्जी उगेगी। अरे दीदी, पर हम बीज के पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे घर में तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं पूजा, हमारे पति तो इस लायक नहीं है कि वो पैसे दे, और अब नीलम आंटी से मांगने में भी शर्म आती है। निष्ठा, आगे क्या करना है ये भी तो बता, या तो ये सारी मेहनत बेकार है। अरे दीदी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं कुछ दिन पहले अपने मायके से खेत आते वक्त अपने मामा की दुकान से सारी सब्जियों के बीज मुफ्त में लेकर आ गई थी। मुझे पता था कि ये बीज आगे हमारे बहुत काम आएंगे, लेकिन डरती थी कि कहीं आप लोग मुझे डांटे ना कि इसका दिमाग बहुत चलता है। पर कल रात आप लोगों की बात सुन के मुझे आत्मविश्वास मिला। निष्ठा, तुम सच में बहुत दूर की सोचती हो। इन बीजों को हम इस गहराई में डालेंगे ताकि तालाब का पानी सोखकर ये जल्दी फलदार हो सके। तभी पूजा और निष्ठा दोनों मिलकर क्यारियों में बीजों को डालने लगती हैं और शारदा और अमित तालाब से पानी लेके आते हैं और शारदा कहती है, ये लो पानी मैं ले आई। अब इन बीजों पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देते हैं ताकि धूप में ये सूख ना जाए। हाँ दीदी, चलिए ना पानी छिड़क देते हैं, फिर जाके इस बारे में घर वालों को बताते हैं। माँ जी और पापा जी बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद तीनों बहू क्यारियों को पानी से सींचने लगती हैं और फिर घर जाकर जहां हरीराम और कमला एक साथ बैठे हैं, तीनों बहुओं को देख के हरीराम कहता है, अरे बहू, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? और ये कपड़े इतने मैले क्यों हैं? अरे बउआ, ये क्या हाल बना रखा है? किसी से झगड़ा तो नहीं करा है तुम लोग? आखिर बात क्या है, हमें भी तो कुछ बताओ। अरे मम्मी जी, पापा जी, हम किसी से लड़ झगड़ कर नहीं आए हैं। कुछ दिनों के बाद हम सुकून से बहुत सारी हरी सब्जियां खा पाएंगे। इस घर में और ताजी हरी सब्जियां? तुम लोग पागल हो गए हो? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए पापा जी, क्योंकि अब से इस घर में ताजे ताजे पकवान बनेंगे। अरे कोई बताएगा साफ साफ कि क्या बात है? आखिर तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं किसी से उधार तो नहीं लिया है? कमला और हरीराम की इस बेचैनी को देख के शारदा अपने सास ससुर से कहती है, अरे मैं बताती हूँ माँ जी, ये आपकी छोटी बहू अपने मैके से मामा की दुकान से बहुत सारे सब्जियों के बीज लाई थी और हमने उसे तालाब की जमीन पर लगा दिया। अगले 7 दिनों में वहाँ सब्जी हो जाएगी। अरे वाह निष्ठा, तुम तो सच में बहू होशियार हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ है। वाह मेरी बहू, सच में घर की लक्ष्मी हो। पूरे 7 दिन बीतने के बाद जब तीनों बहुएं रोज की तरह तालाब की ओर जाती हैं तो क्यारियों की हरियाली देखते हुए निष्ठा कहती है, दीदी देखो देखो, हमारे लगाए हुए बीजों में से छोटे छोटे हरे पत्ते निकल आए हैं। तोरई की बेल भी ऊपर चढ़ने लगी है और भिंडी के पौधे में छोटे छोटे पीले फूल भी आ गए हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ निष्ठा, मेरी तो आंखें भर आई है ये देखकर। जो जमीन कल तक सूखी और बंजर दिखती थी, आज वहाँ चारों तरफ हरियाली दिख रही है। ये हरी मिर्च तो देखो कितनी बड़ी हो गई है। हाँ सच में पूजा, ये सिर्फ पौधे नहीं है, ये हमारे आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद है। अमित देखो, तुम्हारे टमाटर के पौधे पर भी छोटे छोटे हरे हरे टमाटर आ गए हैं। वाह मम्मी, ये टमाटर तो बहुत सुंदर है। ये कब लाल होंगे मम्मी? मैंने कब खा पाऊंगा? बहुत जल्द मेरे बच्चे, जब ये लाल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर खिलाऊंगी। तभी सब अपने अपने कामों में लग जाती हैं और क्यारियों को पानी देने लगते हैं। उसी बीच वहां तीनों भाई आते हैं और बड़ा भाई मुकेश कहता है, पूरे गांव में बातें हो रही हैं कि हरीराम की बहुएं तालाब के किनारे मजदूरों की तरह मिट्टी खोद रही हैं और खेती कर रही हैं। अरे तुम लोगों को हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? कैसी इज्जत मुकेश जी? जो इज्जत आपके ताश खेलने से रोज बाजार में नीलाम होती है, उसकी बात कर रहे हो आप? जब आपका बेटा भूख से रोता है तब आपकी इज्जत कहाँ जाती है? हम यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत से अन्न उगा रहे हैं। पूजा, तुम तो समझदार हो। इस भयंकर धूप में तुम लोग बीमार पड़ जाओगी, और वैसे भी ये खेती बाड़ी का काम औरतों का नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि मर्दों के होते हुए औरतें हल चला रही हैं। रमेश जी, जब मर्द निकम्मे होकर बरगद के नीचे बैठ सकते हैं तो औरतें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुदाल भी उठा सकती है। लोगों का क्या है? लोग तो तब भी बातें बनाते थे जब हम भूखे सोते थे। अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र है तो ताश फेंकिए और हाथ में कुदाल उठाइए। निष्ठा, तुम भी इन लोगों के साथ मिल गई हो। तुम तो अभी इस घर में नई आई हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। दिनेश जी, शोभा तो इस बात में भी नहीं होती कि 24 साल का नौजवान भाई अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनकर बैठा रहे। मेहनत करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए हमारी सब्जियां कितनी अच्छी उग रही हैं। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो काम जल्दी होगा और घर में खुशहाली आएगी। भाइयों, निष्ठा की बात हमारे दिल पर लगी है। हमारी पत्नियां इस धूप में पसीना बहा रही हैं और हम छांव में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अरे धिक्कार है हमारी ऐसी जवानी पर। मैं आज से ताश छोड़ता हूँ। लाओ शारदा, ये बाल्टी मुझे दो, मैं पानी लाऊंगा तालाब से।
क्या सच में आप हमारी मदद करेंगे? कल तक तो आप बहुत गैर जिम्मेदार थे, आज अचानक से क्या हो गया? हाँ शारदा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम्हें अकेले इस धूप में जलने नहीं दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। भाई, जब बड़े भैया ने कदम बढ़ा दिया है तो मैं कैसे पीछे रहूं? पूजा, लाओ वो कुदाल मुझे दो। ये क्यारियों की खुदाई का काम मैं करूंगा। तुम्हारी कलाई बहुत नाजुक है इस काम के लिए। तीनों भाइयों के अचानक बदले बदले मिजाज को देखकर तीनों बहुओं के चेहरे पर एक अजनबी सी खुशी और हैरानी साफ झलक रही थी। जो मर्द कल तक बरगद के पेड़ से हटने का नाम नहीं लेते थे, आज वो तपती धूप में अपनी पत्नियों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अरे वाह रमेश जी, आज आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अरे नहीं पूजा, अब मजाक छोड़ो। जब इस कड़ी धूप में तुम लोग मिलके घर और बाहर दोनों का काम कर सकती हो, ये देख के हमें शर्मिंदगी होती है। अरे रमेश जी, आपके अंदर की ये फुर्ती देखकर तो मेरा दिल बागबान हो गया। देखिए इस तरफ जो तोरई और लौकी की बेलें बढ़ रही हैं, इनके लिए जरा सूखी लकड़ियों का सहारा लगा दीजिए ताकि ऊपर चढ़ सके। और हाँ, जरा संभल कर, पौधों को चोट ना पहुंचे। शारदा, ये लो पानी। अब तुम बताओ कि किस क्यारी में पानी पहले डालना है। इस टमाटर वाले पौधे को तो बहुत पानी चाहिए ना। हमारा अमित कब से लाल टमाटर खाने का इंतजार कर रहा है। मुकेश जी, आज आपने सच में मेरा मान रख लिया है। इस टमाटर के पौधे की जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। देखिए कुदरत का खेल तो देखिए, हमारे साथ साथ हमारे घर के मर्द भी बदल गए। अमित बेटा, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पानी लेकर आए हैं। पापा पापा, आप बहुत अच्छे हो। अब हम बहुत सारे टमाटर उगाएंगे और फिर रोज मुझे सिखाएंगे। मुझे अब भूख नहीं लगेगी ना पापा? अब तुझे कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तेरे पापा अब दिन रात मेहनत करेंगे। पूरा परिवार खेत का काम निपटाकर घर के खुले आंगन में इकट्ठा नई चूल्हे के पास बैठा था। तभी हरिराम कहता है, अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुम सबने। और ये क्या, आज मुकेश, रमेश और दिनेश के कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई है। तुम तीनों आज खेत पर गए थे क्या? हाँ बाबूजी, आज तक हम रास्ता भटक गए थे। आलस और बहानों ने हमारी मति मार दी थी, पर आज हम अपनी पत्नियों की मेहनत देखकर सुधर गए हैं। अब से हम रोज खेत पर जाएंगे और इस घर की गरीबी को दूर करेंगे। जीते रहो मेरे लाल, आज तुमने मेरे बूढ़े दिल को ठंडक पहुंचा दी है। जब तक परिवार के मर्द और औरतें मिलकर काम नहीं करते, तब तक घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। कमला, आज इस खुशी के मौके पर घर में कुछ विशेष बनना चाहिए। अरे जी, खुशी की तो बहुत बड़ी बात है, पर घर में राशन के नाम पर बस थोड़ा सा बेसन और कल की बची हुई सूजी है। लाला तो पुराना उधार चुकाए बिना सामान देने से मना कर रहा है। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हो? हमारे पास बेसन है, सूजी है, और आज सुबह ही तो हम खेत से एकदम ताज़ी हरी मिर्च, धनिया, पुदीना तोड़ कर लाए हैं। आज मैं इस चूल्हे पर आलू प्याज के करारे लच्छेदार पकोड़े और सूजी के मीठे मालपुए बनाऊंगी। हाँ मम्मी जी, निष्ठा जब पकवान बनाती है ना तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। रमेश जी, जरा चूल्हे में सूखी लकड़ियां और उपले डालकर आग तो सुलगाइए। चूल्हा पूरी तरह जल चुका था और कढ़ाई में सरसों का तेल उबल रहा था। निष्ठा ने बेसन में खेत की ताज़ी कटी हरी मिर्च, पुदीना और साबुत धनिया मिलाकर एक लाजवाब घोल तैयार किया था। जैसे ही उसने तेल में पकौड़े और मालपुए डालना शुरू किया, पूरे रामनगर गांव की हवाओं में एक सौंधी और तीखी खुशबू फैलने लगी। ओहो निष्ठा, इस हरी मिर्च और धनिया की खुशबू तो सीधे दिल को छू रही है। ऐसा स्वाद तो पूरे गांव में किसी के हाथ में नहीं है। दीदी, स्वाद तो मेरे हाथ का नहीं, हमारे खेत की ताज़ी मिट्टी और हवा का है। बाजार की मुरझाई और सब्जियों में ये खुशबू कहाँ मिलेगी? तभी उस खुशबू को सूंघते हुए पड़ोस की नीलम वहां हाथ पे एक बर्तन लेके आ जाती है और कहती है, अरे वाह भाई वाह, कमला कहाँ छुपी बैठी हो तुम? जरा बाहर आओ। तुम्हारी बहुएं आज शाम को क्या अमृत छान रही है? खुशबू सीधा मेरे घर के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। आइए आइए नीलम जी, बहुओं ने आज नया चूल्हा बनाकर बाहर आंगन में रखा है, तो बस बच्चों के लिए थोड़ा नाश्ता तैयार कर रही हैं। हाय राम, इतने करारे पकोड़े और खस्ता को छोड़िया, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। निष्ठा बहू, जरा मुझे भी चखाओ। सच कहूँ तो स्वाद देखकर ही मुंह में पानी आ गया है। तभी निष्ठा एक साफ प्लेट में नीलम को नाश्ता देते हुए कहती है, लीजिए नीलम आंटी जी, खाकर बताइए आपके इस बेटी के हाथ का स्वाद कैसा है। ओहो, अरे वाह, अद्भुत, क्या स्वाद है भाई। ऊपर से एकदम कुरकुरा और अंदर का मसाला तो इतना जानदार है कि मजा आ गया। लाला, मुझे भी खिला दे, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं बनता।
नीलम आंटी बड़े चाव से एक के बाद एक पकौड़े खाई जा रही थी और अपनी बहू की कमियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। पूरा परिवार चुपचाप आंटी के हाव भाव देख रहा था और निष्ठा मुस्कुराते हुए उन्हें और पकौड़े परोस रही थी। सच कहती हूँ कमला, मेरी बहू तो कुछ नहीं बनाती, बस सारा दिन एसी के आगे बैठी रहती है और गर्मी गर्मी बस ये करती रहती है। सुबह उठती हूँ तो कहती है मम्मी जी इतनी उमस में रसोई में जाऊंगी तो मेरा सिर घूम जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगी। बस रोज वही उबला सूखा खाना खा खा कर मेरा तो जी सा उब गया है। आज तुमने मेरी आत्मा तृप्त कर दी बहू। आंटी जी थोड़ा सा पुदीने की चटनी लीजिए ना, ये भी हमारे खेत की है। चटनी चाटते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती है और अपने पर्स से 100 रुपए का नोट सीधा निष्ठा की तरफ बढ़ाती हुई कहती है, ये लो बहू तुम्हारी इस बेहतरीन स्वादिष्ट मेहनत की कीमत। अरे नहीं नहीं आंटी जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप तो पड़ोस की हैं, हमारी माँ जैसी हैं। आपको खिलाया तो हमें भी खुशी हुई, पैसे मत दीजिए। अरे रखना बहू, मेरी बात सुन, मना मत करो। इतनी गर्मी में जहाँ कोई रसोई में खड़े होने को तैयार नहीं है अपने घर वालों के लिए खाना बनाने के लिए, उस मौसम में तुमने मुझे इतना लजीज खाना बनाकर खिलाया, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। थैंक यू आंटी जी, आपका यह आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ा है। ऐसे ही बनाती रहो बहू। मैं तो कहती हूँ अगर तुम लोग इसे बाजार में बेचोगे ना तो लोग लाइन लगाकर इस गर्मी में कोई घर का नाश्ता नहीं करना चाहेगा। नीलम आंटी के जाने के बाद निष्ठा उस 100 रुपए के नोट को एकटक देखती रही। आंटी की आखिरी रात, अगर तुम लोग इसे बाजार में बेचो ना तो लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे। उनके दिमाग में बिजली की तरह कौन थी। उसने तुरंत अपनी दोनों जेठानियों को एक कोने में बुलाया। दीदी, पूजा दीदी सुनो, नीलम आंटी की बातों बातों में मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया आया है। क्यों ना हम ये पकवान बनाकर बाजार में बेचना शुरू करें। क्या बाजार में पकवान बेचना? अरे निष्ठा, हम घर की बहुएं बाजार में दुकान लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे पूजा दीदी, लोगों का क्या कहना है? जब हम भूखे मर रहे थे तब लोग खाना देने नहीं आए थे। आंटी ने बिल्कुल सही कहा था, जो अमीर और मिडिल क्लास लोग हैं वो इस गर्मी और उमस में कढ़ाई चढ़ाना पसंद नहीं करते, पर स्वाद सबको चाहिए। हम उन्हें गर्मा गर्म साफ सुथरे पकवान देंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल पते की है निष्ठा, हमारे खेत की ताज़ी सब्जियां हैं, मिर्च धनिया पुदीना सब मुफ्त का है। बस हमें थोड़ा मैदा बेसन और तेल बाजार से लाना होगा, पर शुरुआत करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये 200 रुपये तो बहुत कम है। दीदी, नीलम आंटी का दिल बहुत बड़ा है और उन्हें हमारा स्वाद पसंद आया है। मैं अभी जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांगती हूँ, जैसे ही दुकान से पहली कमाई होगी हम उनका पैसा चुका देंगे। हाँ निष्ठा, तुम जाओ, अगर आंटी पैसे दे देती हैं तो हम कल सुबह ही बाजार के मुख्य चौराहे पर अपना ठेला लगाकर वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे मर्द भी हमारे साथ हैं, वो ठेला खींचने में हमारी मदद करेंगे। नीलम आंटी ने बहुओं का हौसला देखकर खुशी खुशी 5000 रुपए उधार दे दिए थे। पैसे हाथ में आते ही निष्ठा और पूजा सीधे लाला की किराने की दुकान पर पहुंचे। लाला हमेशा की तरह अपनी बड़ी बही खाता खोल कर बैठा हुआ था और ग्राहकों को कड़क आवाज में डांट रहा था। अरे ओ हरिराम की बहुओं, मैंने कल ही तुम्हारी सास से कह दिया था कि पुराना उधार चुकाए बिना एक दाना भी नहीं मिलेगा। क्यों बार बार सुबह सुबह बोनी खराब करने आ जाती हो? लाला जी, हम यहाँ उधार मांगने नहीं आए हैं, अपनी आंखें साफ कीजिए और ये नगद नोट देखिए, जरा अपनी तराजू उठाइए और सामान तोलना शुरू कीजिए। अरे नगद पैसे? हरिराम के घर में नगद नारायण कहाँ से आ गए? अरे क्या चोरी वोरी कर ली क्या तुम लोगों ने? लाला जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए, यह हमारी मेहनत का पैसा है। हमें 4 किलो मैदा, 4 किलो बेसन, 2 लीटर रिफाइंड तेल और थोड़े खड़े मसाले दीजिए। हमारे पास समय नहीं है। चलो अच्छा है, घर के मर्द तो निकम्मे बनकर घूमते हैं, कम से कम बहुओं ने घर की कमान संभाल ली। ये लो तुम्हारा सामान, और हाँ, पुराना उधार भी जल्दी चुका देना। लाला की दुकान से सामान लेकर मुकेश, रमेश और दिनेश ने घर का पुराना हाथ ठेला साफ किया और उस पर चूल्हा, कढ़ाई और सारा सामान लादकर बाजार के मुख्य चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे लगा दिया। तीनों बहुएं अपनी पूरी तैयारी के साथ ठेले के पीछे खड़ी थी। बाजार में भीड़ जुटने लगी थी। आइए भाई साहब, आइए, माता जी आइए, एकदम गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियाँ और कुरकुरे पकौड़े इस भयंकर गर्मी में घर की रसोई से बची और हमारी दुकान का शुद्ध देसी स्वाद पाइए। आइए आइए। अरे भैया मुकेश, तुम लोग ये क्या तमाशा कर रहे हो? और ये ठेले पर तुम्हारी पत्नियां खड़ी हैं। अरे पकौड़े बेच रहे हो क्या? हाँ भाई साहब, कोई तमाशा नहीं है, अपनी मेहनत की दुकान है। जरा ये पालक और हरी मिर्च के पकौड़े चख कर देखिए, मिर्च सीधे हमारे तालाब वाले खेत की ताज़ी टूटी हुई है। अरे ओ भाई साहब, ओहो क्या गजब का स्वाद है। ये जो पुदीने और धनिया की तीखी चटनी दी है ना, इसने तो जायका ही बदल दिया। अरे भाई, मेरी पत्नी तो इस गर्मी में कढ़ाई छूती तक नहीं है।
जरा मेरे लिए 4 प्लेट कचौड़ी और पकौड़े पैक कर दो। अभी लीजिए भाई साहब। पूजा दीदी जरा पत्तल में चटनी डालो। अमित बेटा तुम पैसे संभालो। हाँ मम्मी, पैसे मुझे तो अंकल, मैं सारे पैसे इस डिब्बे में रखूंगा। देखते ही देखते पूरे बाजार में हरीराम की बहुओं के पकौड़ों की धूम मच गई। लोग अपने घरों से टिफिन और डिब्बे लेकर लाइन में खड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसी चिलचिलाती धूप में गर्मा गर्म और साफ सुथरा नाश्ता मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरे मुकेश रमेश जरा हटो भाई, मुझे आगे आने दो। निष्ठा बहू मेरे लिए 2 प्लेट मालपुए और 6 कचौड़ियाँ सीधे पैक कर दो। आज मेरे घर पर जिले से मेहमान आए हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि ऐसा स्वाद पूरे शहर में नहीं मिलेगा। अरे नीलम आंटी आप लाइन में क्यों खड़ी हैं? दिनेश जरा आंटी का टिफिन पकड़ो और फटाफट गरम गरम मालपुए भरो। देखा, मैंने कल ही कहा था ना कि हमारी दुकान सुपर हिट हो जाएगी। इस गर्मी में कोई बेवकूफ़ी होगा जो घर पर चूल्हा जलाकर मरेगा, जब यहाँ इतना बढ़िया स्वाद मिल रहा है। आंटी जी, ये सब आपकी दी हुई प्रेरणा का फल है। अगर आप कल रास्ता न दिखाती तो हम आज निकम्मे ही बैठे होते। अरे भाई, बातें बाद में करना, पहले हमारे पकौड़े तो दे दो। खुशबू से पेट में चूहे कूद रहे हैं। पूरा परिवार घर के आंगन में इकट्ठा होता है। अमित के हाथ में जो पैसों का डिब्बा था वो नोटों और सिक्कों से पूरा भरा हुआ था। ससुर हरिराम और सास कमला टकटकी लगाए उस डिब्बे को देख रहे थे। 100, 200, 500, 1000। अरे कमला, ये तो पूरे 1500 रुपए है, सिर्फ एक दोपहर की कमाई। हे भगवान, मेरी बहुएं तो साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं। मुकेश रमेश दिनेश, देखा तुम लोगों ने? जिसे तुम औरतों का काम कहकर हंस रहे थे, उसी काम ने आज हमारे घर का चूल्हा जला दिया। शारदा मुझे माफ कर दो। आज तक मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था, पर असली मर्द तो तुम लोग हो जिन्होंने इस डूबते हुए घर को तिनके का सहारा दिया। मुकेश जी, अब माफी मत मांगिए। आज जब आप तालाब से पानी ला रहे थे तो बाजार में आवाज लगा रहे थे, तो मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा था। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। अरे सुनो भाइयों, कल सुबह हमें खेत में और ज्यादा मेहनत करनी होगी। आज बाजार में सब्जियों की कमी पड़ गई थी। अगर हम खेत का दायरा बढ़ा दें तो हमारी लागत और कम हो जाएगी और मुनाफा 2 गुना। हाँ दिनेश जी, कल सुबह 4 बजे ही हम सब खेत पर मिलेंगे। अब हमारे पास बीज भी है, हौसला भी है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पतियों का साथ भी है। पूरा परिवार सुबह सुबह काम में जुटा हुआ था। रमेश जी, जरा इस तरफ की क्यारी में पानी का रुख मोड़िए। देखिए, हमारी गोभी के छोटे छोटे पौधे अब बड़े होने लगे हैं। अभी लाया पूजा। अब तो मुझे इस मिट्टी से ऐसी मोहब्बत हो गई है कि रात को नींद में भी बस क्यारियां ही दिखाई देती हैं। देखो, पानी सीधे गोभी की जड़ों तक पहुंच गया। शारदा, निष्ठा, ये देखो, आज की पहली ताजी तोरई। कसम से इतनी लंबी और हरी लौकी तो मैंने पूरे रामनगर में किसी के खेत में नहीं देखी। वाह मुकेश भैया, आज शाम के पकोड़े में जब इस ताज़ी तोरई के लच्छे जाएंगे ना तो बाजार में तहलका मच जाएगा। दीदी, आज हम कुछ नया करेंगे। पकोड़ों के साथ साथ हम ये ताज़ी सब्जियां भी ठेले के एक कोने में बेचेंगे। हाँ निष्ठा, जो लोग पकोड़े खाने आएंगे वो लोग घर के लिए ताज़ी सब्जियां भी खरीद ले जाएंगे। इससे हमारी दुकान और बड़ी हो जाएगी। मम्मी देखो, मेरा टमाटर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। ये कब लाल होगा मम्मी? मुझे इसकी चटनी खानी है। बस कुछ ही दिनों की बात है बच्चा, फिर तो भरपेट लाल टमाटर खाना। 3 महीने का समय बीत चुका था। अब वो पुराना हाथ ठेला एक सुंदर और पक्की दुकान का रूप ले चुका था। दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, तालाब किनारे 3 बहुओं की खेती और पकवान। दुकान के एक हिस्से में खेत की ताज़ी सब्जियां सजी थीं और दूसरे हिस्से में भट्टी पर गर्मा गर्म पकवान छन रहे थे। तभी वहां एक मछुआरा आता है। अरे मछुआरे चाचा, राम राम। आइए आइए, बैठिए ना। आज कैसे रास्ता भूल गए आप? अरे मुकेश बेटा, आज मैं यहाँ मछली बेचने नहीं आया हूँ। आज मैं ये ताज़ी मछली तुम्हारे बेटे अमित के लिए लाया हूँ। अरे उस दिन तालाब के किनारे मैंने जो बात कही थी वो बहुत कड़वी थी। मुझे माफ़ कर देना भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे नहीं चाचा, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी वो कड़वी बातें हमारे लिए वरदान बन गई। अगर उस दिन आपने अमित को टोका ना होता तो आज हमारा परिवार इस मुकाम में ना होता। अरे सच कह रही हो बहू, आज पूरा गांव तुम्हारी मिसाल देता है कि अगर बहुएं ठान लें तो निकम्मे मर्द भी करमवीर बन जाते हैं। अमित बेटा, ये लो तुम्हारी मछली। आज हमारे घर में मछली बनेगी। चाचा, आप भी आज रात को हमारे घर आना, हम सब साथ में बैठकर मछली खाएंगे। अरे हाँ मेरे बच्चे, आज मैं जरूर जाऊंगा तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद चखने।
उसी रात तालाब किनारे खुशियों का जश्न मनाया गया। वक्त बीता और तीनों बहुओं की मेहनत, लगन और एकता ने उसी छोटी सी झोपड़ी को एक शानदार आलीशान घर में बदल दिया। अगर आपके घर में ऐसी 3 बहुएं हो तो क्या परिवार कभी हार सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।